तो आज हमारे इस संसद मार्ग में पहले योद्धा हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, जो हनुमान जी के ननिहाल से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणदीप जी। बहुत शुक्रिया। तो वहाँ तो हो रहा था कर्नाटक में, जय श्री राम तो होता ही है, जय बजरंग बली भी हो रहा था, और मैंने कहा कि आप तो आते ही हैं उनके ननिहाल से। तो ये कर्नाटक में तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, कई लोग थे जिसमें आपकी भी बड़ी अहम भूमिका थी। कर्नाटक और उसके बाद फिर 2024 का संसद मार्ग कैसे देखते हैं? आपने दो महत्वपूर्ण बातें उठाई। भगवान राम हैं क्या, कौन हैं? भगवान राम त्याग हैं, बलिदान हैं। भगवान राम उपासना तो हैं ही, पर भगवान राम त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, कर्तव्य का बोध हैं। वो हर आदमी के लिए आदर्श हैं। आदर्श क्यों? आदर्श क्यों हैं भगवान राम? क्योंकि वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम का समुंदर हैं और कर्तव्य का बोध हैं। और हनुमान कौन है? हरियाणा के लोग तो खैर हनुमान जी के वंशज माने जाते हैं। कपिस्थल कैथल तो हनुमान जी की, भगवान शिव जी की, खाटू श्याम जी की तपोभूमि है। पर हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी तो हैं, पर उसके साथ साथ हनुमान जो हैं वो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। अब आप मुझे बताइए, भगवान राम और हनुमान जी को जो हिंसा और विभाजन के लिए भाजपा जैसी पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल करें, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आज भगवान राम या हनुमान जी, और वो तो कण कण में हैं जहां देख रहे होंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे ऐसे व्यक्तियों और दलों के लिए? सवाल 2024 का है। 2024 का चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, बेरोजगारी पर काबू पाने का चुनाव है। टमाटर 150 रुपए है, दाल 150 से 200 रुपया है। लोगों की थाली में खाना नहीं है, गरीब भरपेट खाना खा के सो नहीं पाता इस देश में, और गुणी नौजवान युवक और युवतियां दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज ही का खबर है कि 7,72,000 हरियाणा के नौजवान कच्ची नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और खट्टर सरकार जले पर नमक छिड़क रही है 12,000 ग्रुप सी की भर्ती कैंसिल करके। क्या ऐसे देश चलेगा? सवाल ये है। लेकिन चलेगा फिर कैसे? आप कह रहे हैं हनुमान जो हैं वो भक्त हैं, आदर्श भी हैं, त्याग की मूर्ति भी हैं। आप भी हनुमान थे। इस खट्टर सरकार के पहले 10 साल, चूंकि जब आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और संसद मार्ग की भी बात करेंगे, तो हरियाणा की बात करनी होगी, हरियाणा के विधानसभा चुनावों की भी बात करनी होगी, वहां की जो राज्य सरकार है उसके परफॉर्मेंस की भी बात करनी होगी। वहां पे जो पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी है, जो भी पार्टी है, सबकी बात करनी होगी। 10 साल इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, और लोग ये कहते हैं कि आप उनके बड़े संकट मोचक थे। कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संकट मोचक आज उनके लिए ही संकट बने हुए हैं? इन फाइटिंग्स इतनी ज्यादा है। आपने वाजिब सवाल पूछा, ज़रूरी है। मुझे लगता है आपके दर्शक अवश्य जानना चाहते होंगे। मैं कल भी हनुमान था कांग्रेस का, आज भी कांग्रेस का हनुमान हूं, वो कर्नाटक हो या हरियाणा। कभी तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी, आप उस हरियाणा सरकार के भी आप संकट मोचक हुआ करते थे। तो मैंने कहा किसान आंदोलन हो जाए, ट्रेन रुक जाए, रणदीप सुरजेवाला को भेज दो, यहां कुछ बवाल हो गया वहां भेज दो। तो ये संकट मोचक जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए संकट हो गए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट हो गए। देखिए, मैं कांग्रेस का संकट मोचक कल भी था, आज भी कांग्रेस का सेवक हूं और कार्यकर्ता हूं। जिस बात को आपको संकट लगता है वो कांग्रेस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की परंपरा है। शशि जी, मैं आपको एक बात कहूंगा आपके दर्शकों को, क्या राजनीति में महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा ये अनिवार्य नहीं है? क्या खट्टर साहब को हटाकर हमारे एक और केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी, जिन्होंने बयान ही दिया है कि भैया खट्टर को हटाना है तो इकट्ठे हो जाओ, मैंने तो नहीं कहा।
हमारे एक सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने और उनकी बेटी ने ही कल कहा। क्या दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी में खट्टर साहब से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते? हां, प्रतिस्पर्धा जब कांग्रेस का नुकसान करे तो वो अनुचित है। संगठन हमसे बड़ा है, हम संगठन से बड़े नहीं हो सकते। पार्टी मां है, आप मां से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं कोई और हो, हम सबको पार्टी की परिधि, उसके अनुशासन और उसे आगे ले जाने और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए मैं तो काम बोल करना देते हैं, आप कोई और में नाम लेना आप थोड़ा सा हिचक जाते हैं। आपके एक पुराने छोटे भाई कह लें, मित्र कह लें, एक पुराने आपके हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे भी कुछ मुखातिब होना चाहते हैं। जरा वो एक बार दिखाइए, जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए, आप पहचानते होंगे शायद इनको। रणदीप सुरजेवाला जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं सबसे पहले तो उनको कर्नाटका की जीत उन्होंने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित करी है, उसके ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि लंबे समय तक हम लोगों ने संगठन में काम किया, वो सरकार में भी रहे, कार्यशैली तो सरकार के एक समय में संकट मोचक भी थे वो, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब मैं समझता हूँ कि उनको हाशिए पर ले जाने की हरियाणा में कोशिश रही। उनको जिन बाई इलेक्शन उसमें हरवाया गया, किन लोगों ने हरवाया वो बेहतर तरीके से जानते हैं। उसके बाद उनको हरियाणा निकाला देने की कोशिश हुई, राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया गया, वो जीते। पहली बात तो मुझे लगता है कि संगठन अब भी नहीं बन पाएगा, लेकिन बन भी गया तो फिर दोबारा वही जो कब्जाधारी हैं, फिर दोबारा जैसे जमीन पे, प्लॉटों पे भूमाफिया कब्जा करने आ जाते हैं, ऐसे ही ये फिर कब्जा करने के लिए पहुंचेंगे। अब कब्जा कौन छुड़वाएगा, ये अंदरूनी मामला है। हमारी शुभकामनाएं। चलिए, पहचानते हैं आप इनको? ये वो सज्जन हैं जिनके दिल्ली में गर्दन तोड़ दी गई थी एक रैली में, बड़ा परेशान रहे, बेड पे रहे जी। देखिए, अशोक तंवर जी ने और हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर लंबे समय तक इकट्ठा कार्य किया। शायद आप नहीं जानते, युवक कांग्रेस का जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो उस समय भी अशोक जी युवक कांग्रेस में काम करते थे, और फिर मेरे बाद अशोक तंवर जी को भारतीय युवा कांग्रेस की जिम्मेवारी का कर्तव्य मिला। मुझे लगता है कि बहुत गर्व की बात है। किसी वजह से आज हमारे साथ नहीं, मैं उन कारणों में आपके कार्यक्रम में जाकर उसे डिरेल नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहता हूं, मेरी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, पर अपने कर्तव्य पथ पर कर्तव्य बोध के साथ हनुमान जी के अनुयायी के तौर पर चलते जाना, कांग्रेस को मजबूत करना और कांग्रेस से भी आगे बढ़कर हरियाणा को भाजपा जजप्पा के जुल्म से निजात दिलवाना, यही हम वो तो तब कर लेंगे ना सर, वो तो तब करेंगे ना। पहले अपने घर में सुख शांति हो, तब फिर आदमी बाहर मुकाबला करता है। आप, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, है ना। हिंदुस्तान में कुछ जो लोग होंगे 2 4 10, उनमें आपकी भी श्रेणी उसमें गिनती होती है। मैं सीधे आ जाता हूँ। अशोक तंवर बड़ा मुस्कुरा के कह रहे थे संकट मोचक, कब्जाधारी। अब मैं सीधे आ जाता हूँ। आपकी मीटिंग हुई बंद कमरे के अंदर, आपने भी सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, गुप्तचर तो हर जगह होते हैं। आप लोग सभी लोगों ने भाषण दिया। मैं अब मैं सोच रहा था आप आएंगे, और मुझे पता आप नहीं आएंगे तो मुझे ही आना पड़ेगा। उस बंद कमरे में बैठक हुई। लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपके प्रभारी कांग्रेस के बदलते रहे, नए प्रभारी आ गए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और मुझे लगता है मैं भी बहुत पैनी नजर रखता हूं, एक लंबे जमाने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता अलग अलग खेमे के हरियाणा के एक जगह इकट्ठा हुए, सबका भाषण हुआ। आपने भी बहुत सारी बातें कही, किरण जी ने भी, शैलजा जी ने भी, हुडा जी ने भी, सब ने बात कही। उसमें एक जेपी भी हैं, उनको भी आप अच्छे से जानते होंगे। आजकल उधर हनुमान बने हुए हैं, आपको रिप्लेस किया हुआ है उन्होंने, जयप्रकाश जी ने। उनका एक भाषण हुआ जो मेरे गुप्तचरों ने बताया। उन्होंने ये कहा अपने प्रभारी को कि आधा किलो दूध देने वाली भैंस को 10 किलो चारा नहीं दे सकते हैं, और 10 किलो दूध देने वाली भैंस को आधा किलो चारा नहीं दे सकते हैं, है ना। बाद में बाहर निकले तो दुखी थे। उनके एक साथी ने पूछा कि कह तो दिया आपने। बोला ना, मैं ये कहना भूल गया कि
इंचार्ज साहब इस पे भी ध्यान रखिएगा कि कुछ भैंस जो है दिखाता तो बहुत ज्यादा है लेकिन दूध कोनी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा है हरियाणा में। बाकी जितने लोग बोल रहे हैं, कोई आधा किलो दूध, कोई 1 किलो दूध, कुछ लोग तो अपने विधानसभा से हार गए तो उनको कह दिया कि तो दूध ही नहीं है, तो उनको उस मुताबिक वेटेज मिलना चाहिए। देखिए, दो पहलू आपकी बात के हैं। आप ये कहना चाहते हैं, अगर मैं शशि जी ठीक समझाऊं, कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और हमारे बड़े मतभेद हैं और वो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से सिर्फ आपके ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस किरण चौधरी, है ना, बाकी जो लोग वर्सेस वाले थे अब तो खैर। तो इसलिए मैं समझूंगा कि आप मेरी बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब जरूर सुनेंगे। प्रतिस्पर्धा शत्रुता नहीं है। प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा उचित है। पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ना मेरी ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। हमारे पास एक अच्छा बड़ा नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन हमें सदा मिलता है। ना हुड्डा जी, ना मैं, ना शैलजा जी, ना किरण जी, ना कैप्टन अजय यादव जी, ना कोई और साथी। हम में से पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी इस संगठन के कार्यकर्ताओं की भी है। ये 6 नेता ही निर्णय कर देंगे क्या? इन 6 नेताओं के अलावा कांग्रेस नहीं है क्या? कांग्रेस कांग्रेस के कार्यकर्ता की है। हमको नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, पार्टी की नीति और विचारधारा ने बनाया है। तो ये हुड्डा साहब को नहीं समझाया आपने? समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद तजर्बेकार हैं और वो इस बात को जानते हैं। वो लोग जो सही नहीं हैं, उनकी कोई छीटाकशी की टिप पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि जिनका सामान 4 व्हीलर में लदा है, जो खुद ये कहते हैं, और जो 5-5, 7-7, 8-8 पार्टियां बदल चुके हैं, मैं उन पर क्यों टिप्पणी करूं? बात बड़ी सीधी है। ये पार्टी ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला की है, ना कुमारी शैलजा की है, ना किरण चौधरी की है, ना कैप्टन अजय यादव की है, ना एक्स की है, ना वाई की है। ये कांग्रेस की है और कांग्रेस कांग्रेस के कार्यकर्ता की है। तो ये व्यक्तिवाद जो है, उस मीटिंग में सर सब लोग अपार्ट फ्रॉम हुड्डा जी, आप थे, किरण जी, शैलजा जी, जितने लोग थे, इन लोगों ने यही कहा ना कि पिता पुत्र का कब्जा हो गया है ना, घोषणाएं हो रही हैं। आपने अपने भाषण में यह कहा उस बंद कमरे में, जो गुप्तचर, अगर सही, मेरे गुप्तचर सही हैं और उनका इंफॉर्मेशन सही है, आपने ये भी कहा कि कांग्रेस को जिस तरीके से खट्टर सरकार पे हमलावर होना चाहिए, वो हमलावर नहीं है। हालांकि हुड्डा साहब ने बाद में उसका जवाब दिया, लेकिन आपने भी ये रेस किया। देखिए, कांग्रेस, किरण चौधरी ने कहा कि 2, 3, 4, 5 लोग बैठ करके फैसला करते हैं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। कांग्रेस की आंतरिक मीटिंग में क्या होगा या क्या परिचर्चा होगी, मुझे नहीं पता। आपके गुप्तचर क्या कह रहे हैं, कम से कम मैंने कभी कांग्रेस की आंतरिक मीटिंग की परिचर्चा को पर बाहर ना टिप्पणी की, ना चर्चा की, ना मैं करूंगा। आप चाहे बहुत सटीक सवाल पूछते हैं, मुझे कितना भी प्रवोक करें, मैं कांग्रेस की आंतरिक मीटिंग पर चर्चा नहीं करूंगा। प्रवोक करने का नहीं है, पर आपने क्योंकि 2 पहलू उठाए, उनका जवाब जरूर दूंगा। 3 बातें समझ लें हम सब, उसमें ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की असहमति, ना मेरी, ना किसी और की। आज हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार सर के बाल से पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में ग्रस्त है। माइनिंग स्कैम, रजिस्ट्री स्कैम, लिकर स्कैम, 2 बार चावल खरीद स्कैम, पेपर लीक स्कैम, हर रोज HPSC और HSSC की भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं, हर रोज मापदंड बदले जाते हैं, SC ST OBC पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा को कर्ज में डुबोया जा रहा है, और जिस प्रकार अब भ्रष्टाचार के सुर मुख्यमंत्री खट्टर साहब के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं, वो नीरज दफ्तवार की बात हो, वो उनके साथ लगे और अधिकारियों की बात हो,
पार्टी को इस पर माहौल पैदा करना पड़ेगा। एक आपको सुनाते हैं, एक रोहतक इसमें बुराई क्या है? रोहतक से एक सज्जन है, शुभम नाम है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम शुभम है, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मैं रणदीप सुरजेवाला जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में विपक्ष की सही भूमिका निभा रही है? क्यों अब मुद्दों को नहीं उठा रही? ठीक, आप ठीक है ट्विटर पर इस पर कहते हैं, टीवी इंटरव्यूज में, भाषण में, लेकिन आपको लगता है जो आपने कहा, आपने ये सही कहा कि इनको उठाना चाहिए, वो एग्रेशन है क्या? देखिए सड़क पे देखिए, विपक्ष को और सटीक होने की आवश्यकता है, और उसके अंदर मेरी भी भूमिका है, विपक्ष के नेता की भी भूमिका है, प्रदेश कांग्रेस की भी भूमिका है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी। हर रोज आप बेहतर बन सकते हैं, हर रोज आप लोगों की बेहतर आवाज उठा सकते हैं। कहीं अगर कमी हो तो हम हर रोज सीख लेंगे, हर रोज सीखने में बुराई कुछ नहीं है। मुझे लगता है, और ये मैं लगातार कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की इकाई को हाथ जोड़कर हमारे अध्यक्ष उदय भान जी को भी अनुरोध करता हूं, और दूसरे मित्रों को भी, कि कांग्रेस को अपनी जो लोगों की आवाज पैनी धार से उठानी पड़ेगी। अभी वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें और पैने तरीके से, और सटीक तरीके से, और पॉइंटेड तरीके से, किस प्रकार से दक्षिण हरियाणा से लेकर उत्तरी हरियाणा तक उनकी अनदेखी हो रही है, लूट मची है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग त्राहिमाम हैं, भाजपा के खुद के लोग गालियां दे रहे हैं, जजप्पा के लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह उपयुक्त मौका है कि वो एक नए हरियाणा के निर्माण के लिए और आगे आए। हमने जो राय देनी थी पार्टी की आंतरिक मीटिंग में दी। मुझे विश्वास है कि पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो एक पूरी रणनीति बनाकर इस पर और सटीक तरीके से चलेंगे। हरियाणा में आप संसद मार्ग के लिए आपकी पार्टी, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, ज्यादा एग्रेसिव हैं या ज्यादा एक्टिव हैं, या विधानसभा चंडीगढ़ मार्ग के लिए, मतलब लोकसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है या विधानसभा चुनाव इंपॉर्टेंट? हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नगर पालिका का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। अभी तो लोकसभा का चुनाव सामने है। हरियाणा में आप जानते हैं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी निर्णय करेंगे उनके लिए कि वो इकट्ठे करवाएंगे चुनाव या अलग अलग, चलिए वो तो अलग तरह की अटकलें हैं। पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव पहले आएगा। हमने बाकायदा इस पर मंत्रणा की है। पहले फोकस लोकसभा पर करेंगे और फिर विधानसभा। कांग्रेस की एक्टिविटीज को देख के लगता तो नहीं है कि मतलब आपका लोकसभा पे फोकस है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है, देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय रहेंगे, कुछ मुद्दे प्रांतीय रहेंगे, पर प्रांतीय मुद्दों का असर लोकसभा पर होता है और राष्ट्रीय मुद्दों का असर हमेशा विधानसभा पर होता है। आपने देखा है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में जो होता है, यानी लोकसभा में, उसका असर, मैं नहीं कहता रेप्लिकेट हो जाएगा, असर रहता है। उसका असर विधानसभा पर डायरेक्टली पड़ता है। मैं तो इसलिए हमें दोनों की तैयारी करनी है। रणदीप जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका तो विधानसभा के लिए मैनिफेस्टो आ गया है। नहीं पता क्या आपको? बोलिए, आप सवाल पूछिए। मैनिफेस्टो आ गया, लोकसभा के लिए नहीं आया, लेकिन विधानसभा के लिए मैनिफेस्टो आ गया क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाने का वादा करती है, तो उसमें आपको या किसी और को क्यों ऐतराज हो? ना, मैं तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली, 6,000 रुपए हर महीने बुढ़ापा पेंशन, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर नौकरी, पुरानी पेंशन योजना बहाल, गरीब परिवारों को 100-100। मैंने कहा हो सकता है आप व्यस्त रहते हैं, शायद ना पता हो, तो इसमें एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और एक तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष है। आप हो सकता है आपने ना नजर पड़ी हो, तो मैंने गिफ्ट लेता आया कि... अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी, क्या हरियाणा में, आप तो सिर्फ कांग्रेस की सरफुटअव्वल की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूं, मैं दूसरों पे भी आऊंगा जी, क्या हरियाणा में खाली पड़े सरकारी पद नहीं भरे जाने चाहिए? और क्या बतौर विपक्ष के हमारा ये जिम्मेवारी नहीं कि वो पद भरे जाएं? इसमें क्या बुराई है? 100 गज के प्लॉट SC-BC समाज के लोगों को कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी लगभग 3 लाख परिवारों को दिए, 3.5 लाख परिवारों को। सब बहुत अच्छी चीजें हैं, हमको वो मिशन पूरा करना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सब घोषणा वोषणा हो रही है, उन्हें पता ही नहीं है। गैस के सिलेंडर से की कीमतें आप भारतीय 500 जनता 50 पार्टी रुपए में दीजिए सर, हम तो और खुश हो जाएंगे, हम भी हरियाणा में ही रहने लेंगे, 50 रुपए सिलेंडर लेंगे। लेकिन ये और लोगों को पता नहीं होता है ना। कांग्रेस के किरण चौधरी कहती हैं कि क्या घोषणा होता है उन्हें पता ही नहीं है, शैलजा जी कहती हैं पता ही नहीं है। ये कौन सा मैनिफेस्टो आ गया भाई? अब मैंने तो उन दोनों से, आप जब बात करेंगे तो वो आपको बताएंगी, वो वरिष्ठ नेता है। मैं आपको केवल ये कहता हूं, लोगों की अगर समस्याएं हैं उन पर परिचर्चा करना और उसका हल निकालना और फाइनली उसे मैनिफेस्टो की तरफ ले जाना बतौर कांग्रेस पार्टी के हमारा दायित्व है। अच्छा, ये अभी आखिरी चर्चा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जाकर। अच्छा, अभी मैनिफेस्टो नहीं बना है, मतलब मैनिफेस्टो हम बनाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट मत समझिएगा, मैं बहुत एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ। आप इशारा करेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो मतलब ये हुआ कि मैनिफेस्टो नहीं बना, ये सब अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी मिलकर के ये कह रहे हैं, जिसकी जानकारी हो सकता है आपको भी ना हो, उनको भी ना हो, उनको ना हो, वो व्यक्तिगत तौर पर चल रहा है। जब मैनिफेस्टो बनेगा तो उसमें अच्छे सवाल है। 500 क्यों, मैं तो कहता हूँ 50 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए, मतलब दे सरकार। सरकार इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो काम बिजनेस करना थोड़ी है। देखिए शशि भाई, आप बहुत बुद्धिमान और ना सटीक पत्रकार हैं। आप इस भ्रम में ना रहे, मैं बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस आदमी हूँ। मैं बहुत साधारण हरियाणा का एक साधारण छोटे से इलाके का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, पर मैं आपको फिर दोहराऊंगा, हरियाणा में नौकरी के खाली पड़े पद भरे जाने चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट का हिस्सा है। वो 1 लाख हों, 1.5 लाख हों, 2 लाख हों, 2.5 लाख हों, जो भी हों, हरियाणा के लोगों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट का हिस्सा है। हरियाणा के लोगों को, गरीब जो हमारे भाई हैं एससी समाज के, बैकवर्ड क्लास समाज के, उनके लिए हमें राहत देनी है, ये हमारी कमिटमेंट का हिस्सा है। और हम उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। हमारा जो सकारात्मक एजेंडा है, हम आलोचनात्मक भी रखेंगे, हम सरकार को आईना भी दिखाएंगे और हम पॉजिटिव एजेंडा भी रखेंगे। हम आपस में भी सारे नेतागण परिचर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं की राय भी लेंगे और फिर उसको लोगों में फेंक कर देखेंगे कि कहां सबसे अच्छा रेजोनेंस आता है, लोग क्या चाहते हैं और हम उसे लागू कर देंगे। परिचर्चा करें वो तो ठीक है, लेकिन किसी रैली में किसी का गर्दन तोड़ दें तो वो तो ठीक नहीं है ना। मतलब परिचर्चा तक रहे तब तक तो ठीक है। ये आप बार बार दिखाते हैं ना कि ऐसे है, फिर इसको ऐसे करते हैं, ये ताकत हो जाती है। मतलब उंगलियां ठीक रहे तब तो सर ऐसे ताकत बनती है। बहरहाल, आप जब कर्नाटक से आए तो व्यस्त थे, सरकार बनी, ये सब हुआ, फिर आप कैथल गए। तो मैंने आपको कहा कि मैं बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी हूँ, तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, जाके बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं मुझे। तो जब आप गए वहाँ तो मैंने देखा कि बड़ा गाना वाना बज रहा है, तो मैंने मुख्यमंत्री आवाज़ आया मेरे कान में। तो मैंने कहा किसका नाम है भाई? तो रणदीप सुरजेवाला का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ पे चल रहा है। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले एक सुन ही लेते हैं ना। एक सज्जन है हमारे साथ, सतबीर जी हैं, तो सुनिए जरा क्या क्या। हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी सुरजेवाला जी को सीएम के रूप में प्रपोज करना चाहेगी? ये क्वेश्चन बहुत सारे साथियों का, मैं ये सुरजेवाला जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ताकि लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके। एक और बाइट आपको सुना देते हैं, है ना, क्योंकि आप चले गए हरियाणा छोड़ के राजस्थान, तो जरा लोगों का क्या कहना है जरा वो भी सुन लीजिए। जनता जनार्दन है, जरा सुना दीजिए वो भी। मेरा नाम फूल सिंह है और मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में राज्यसभा का इलेक्शन जाके क्यों लड़ा? अब सिर्फ दो है। एक तो लोग जानना चाहते हैं जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं, हालांकि इश्क बड़ा डेंजरस भी होता है कई बार, कि क्या रणदीप सुरजेवाला जिनका प्रोफाइल हरियाणा में कोई जिम्मेदारी संभालेंगे? कर्नाटक चुनाव के बाद बड़ी चर्चा हो रही है, आपसे जो लोग आपके फैन फॉलोइंग है जो आपकी, या जो आपके समर्थक हैं। और दूसरा है, मैंने दूसरी वाला भी आपको इसलिए सुना दिया सज्जन का, कि आप हरियाणा छोड़ के चले गए राजस्थान। अब वो तो एक अलग विषय है कि राजस्थान क्यों गए, उसका भी बड़ा पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन बहर छोड़िए, अजय माकन आए थे तो फिर वापस ही चले गए, वो खतरा तो रहता ही है सर। तो क्या रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए और ज़्यादा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपका राज्यसभा का कार्यकाल बहुत ज़्यादा है,
तो क्या रणनीति है? अब 3 सवाल आपने पूछे, मैं तीनों का एक एक लाइन में जवाब आपको देता हूं। नंबर 1, हरियाणा के हर नेता का समेत रणदीप सिंह सुरजेवाला के का लक्ष्य, मैं कुरुक्षेत्र की भूमि, कैथल की भूमि से आता हूं, अर्जुन की तरह मछली की आंख है। आज हरियाणा में जिस प्रकार से भाजपा जजप्पा से जनता त्राहिमाम है, हमें सबसे पहले कांग्रेस की सरकार का गठन करना है। व्यक्ति तो तभी बन पाएंगे ना कुछ, जब कांग्रेस की सरकार होगी। ये तो है नहीं कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और जीत जाऊं और बाकी 90 में से हमारी सीट आए 30 या 31 और फिर हम कहें कि हम सरकार चलाएंगे, वो संभव नहीं। कांग्रेस की याद करिए, 2004-05 में भी शशि जी, मुझे याद है कि शायद आप ही ने इसी प्रकार इंटरव्यू लेकर, भजन लाल जी अध्यक्ष थे, मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, हिंदुस्तान में अकेला, आपने कहा कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला या भजन लाल बनेंगे। आपने उस समय भी ये सवाल पूछा था, मैं फिर आपको दोहराता हूं, हमारे लिए पहला लक्ष्य कांग्रेस को जिताना है। व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा हो सकती है, मेरी भी है, राजनीति में आगे बढ़ना स्वाभाविक है। पार्टी हमारी मां है, आखिर में पार्टी निर्णय करेगी। कोई साथी ये चाहते हैं कि हरियाणा का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिले, कोई साथी चाहते हैं कि शैलजा जी को मिले, कोई साथी चाहते हैं किरण जी को मिले, कोई साथी चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मिले। ये एक स्वस्थ जो है राजनीति की परंपरा है। आखिर में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर निर्णय करते। सीधे मैं आता हूं, अगर ये हाईकमान कहे कि रणदीप जी ये कांटों भरा ताज हरियाणा का आप पहन लीजिए, पटरी से उतर गई है, खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बुलाए, ऐसे ही बोल करके आपको भेजा था ना जिंदबाई इलेक्शन में कि जा करके आप लड़िए। तो अगर ये कहें कि सीएम बन जाइए, ये कांटों भरा ताज, तो रणदीप सुरजेवाला मना तो नहीं करेंगे? मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे नहीं पता शशि भाई आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा मैं एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी हूं, इतने बुद्धिमान मैं पत्रकार होकर बुद्धिमान। हम सबकी महत्वाकांक्षा है, पर पार्टी हमारी महत्वाकांक्षा से बड़ी है। तो जो पार्टी जिसको जिम्मेवारी देगी मुख्यमंत्री बनने की, वो जिम्मेवारी निभाएगा। क्या पार्टी हम सब मदद करेंगे। क्या पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अगले मुख्यमंत्री वो होंगे? मुझे लगता है कि हमारे प्रभारी जब आए थे, और इससे पिछले प्रभारी भी ये स्पष्ट कर गए हैं कि हमारा लक्ष्य केवल और केवल कांग्रेस को जिताना है, व्यक्तिवाद नहीं है। व्यक्तियों से पार्टी बड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे भी बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं बुजुर्ग के तौर पर, हम एक पार्टी में हैं, उनका मार्गदर्शन और स्नेह मिलता है, परंतु पार्टी ने किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं लिया। पार्टी जब जीत जाएगी चुनाव, लोगों के एजेंडा पर, लोगों के पक्ष में कांग्रेस नेतृत्व निर्णय कर देगा। जिसका निर्णय होगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यकर्ता के तौर पर उस निर्णय का स्वागत करेगा। मैंने हमेशा लामबंद होकर कांग्रेस की नेतृत्व के निर्णय को स्वीकारा है, आगे भी स्वीकारेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे जैसे एवरेज बुद्धि वाला व्यक्ति ये समझे कि हरियाणा में कांग्रेस ने अभी किसी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया है। लक्ष्य है पहले सरकार बनाओ, उसके बाद तय होगा कि रणदीप सुरजेवाला होंगे, कि कुमारी शैलजा होंगी, या किरण चौधरी होंगी, या अजय यादव होंगे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, या दीपेंद्र हुड्डा होंगे। आज की तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने, ये हाईकमान ने नहीं कहा है कि आप अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब तीसरी बार आप एक ही सवाल पूछेंगे नहीं, तो सर, मैं फिर कैसे कंफ्यूजन हो जाता है ना, आजकल इतना मानहानि का केस हो जाता है। मैं इतना कमजोर आदमी हूं, डर डर करके रहता हूं सर। तो मैं ये, चलिए ठीक है, एक आपके और पुराने मित्र हैं, अभय चौटाला नाम है, चलो सुनिए, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का तो हरियाणा से कोई वास्ता ही नहीं है, वो तो राजस्थान से सांसद है। हरियाणा में तो उसकी राजनीति खत्म हो चुकी है, वो तो राजस्थान से सांसद बन के आया। अब जो कोई बात करे तो उसको सिर्फ राजस्थान की करनी चाहिए। यहाँ आकर के कोई फूल की माला डलवा करके कोई लोगों की आवाज़ नहीं बन सकता। उसका तो राजनीतिक तौर पे काफ़ी कुछ पीछे जा चुका है। सिर्फ अभय चौटाला मत कहिए, सिर्फ देखिए आप INLD, अब हम आगे बढ़ते हैं, INLD, अभय चौटाला,
आप सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछते मुझसे, जो सारे मित्र पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, तो जब मतलब मैं तो उसमें और ऐड कर दे रहा हूं कि दिस प्लस दिस। देखिए, अभय चौटाला और उनके भाई ये भूल गए, देवीलाल जी ने जब जाकर राजस्थान में सीकर से चुनाव लड़ा तो उनकी राजनीति खत्म हो गई हरियाणा में। मैं आपसे पूछता हूं जी, जब उनके भाई पड़ोस में राजस्थान से विधायक बन गए तो उसके बाद अब उनको हरियाणा में देवीलाल और चौटाला परिवार की एंट्री बैन हो जानी चाहिए। पार्टी के पास हरियाणा में राज्यसभा की सीट नहीं है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। पार्टी ने यह चाहा, हुक्म किया कि उन्हें मेरी आवाज, मेरी कार्यशैली, मेरी भूमिका संसद के अंदर चाहिए। उन्होंने राजस्थान के अंदर, हमारे पास विधायकों का संख्या बल था, मुझे वहां से चुनाव लड़वा दिया। उसका यह मतलब तो नहीं है कि मेरी कर्म भूमि, मेरा रास्ता, मेरी जमीन, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा मोह, मेरा लगाव मेरी अपनी मिट्टी से टूट जाए। मैं कल कर्नाटका चला गया प्रभारी बन के, तो फिर अगर इन महानुभाव का अगर आप लॉजिक सही माने तो फिर तो मुझे अब कर्नाटका शिफ्ट कर जाना चाहिए। नहीं, मतलब लोग ये कहते हैं ना कि रणदीप जी बहुत होशियारी से, हर मूव उनका बड़ा कैलकुलेटेड होता है, बहुत होशियार व्यक्ति हैं, बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति शशि भाई, मैं तो बड़ा सीधा आदमी हूं। ना उस सीधा ही परिपक्व होता है। मैं बड़ी सिंपल बात आपको आज कहना चाहता हूं, एक सेकंड में आप जरूर सुनिए। मैं पार्टी की लाइन का पक्का सिपाही हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कांग्रेस ने कहा वो हमने किया, जो प्रांत के हक में है वो किया। मैं दिल्ली रहूं, मैं कर्नाटक रहूं, मैं राजस्थान जाऊं, मैं गुजरात जाऊं, मैं जम्मू कश्मीर जाऊं, ये इस देश का हिस्सा, असम जाऊं, और पूरे देश के अंदर लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मुझसे स्नेह भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं। बहुत सारे मित्र आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, हमारी तो उनके मुकाबले में हैसियत ही नहीं। सुखविंदर सुक्खू जी तो मेरे स्टेट प्रेसिडेंट थे। हमारे एक और मित्र हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, पर मैं वो दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने ईश्वर करे कि जो सुक्खू जी को मिला, मैंने जो बघेल साहब को मिला, वो भी आपको मिला। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, पर मेरी लाइन बिल्कुल सही है। कल पार्टी मुझे कहे, रणदीप तुमको यहां दफ्तर के अंदर कुर्सी पर बैठकर कांग्रेस के कार्य, एक कड़वी बात बोलूं कि यहाँ चौकीदारी करनी, मैं करूंगा। एक कड़वी बात बोलिए ना, कड़वी बात बोलने के लिए तो आप हैं। लोग कहते हैं, अब कितना सही कहते हैं कितना गलत कहते हैं मुझे नहीं पता, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लॉबिंग है हरियाणा में, आप राज्यसभा हरियाणा से इसलिए नहीं लड़कर के आपने सेफ जोन देखा कि वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई आपको मुश्किलों वाला, मतलब कोई सामना ना करना पड़े। अजय माखन आए थे, क्या हुआ आपको पता है। तो वो सेफ रहने के लिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आतंक से बचने के लिए आप राजस्थान चले गए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातों के अंदर ना क्योंकि ऐसी बहुत चर्चा है, ना कोई बुनियाद है ना सच्चाई है। ठीक है, देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी, उनका जो नेतृत्व है, पार्टी ने ये निर्णय किया। यहां पर हमारे पास पूरा संख्या बल नहीं था, और कांग्रेस अगर यहां से 3 सीट जीत सकती तो मुझे यहां भेज देते। यहां कांग्रेस की बात अटकी हुई थी। उन्हें यह लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज, कांग्रेस की आवाज को संसद में लेकर जाना और कांग्रेस की बात को उठाना, जनता की बात को उठाना आवश्यक है। उन्होंने मुझे राजस्थान भेज दिया। हो सकता है वो मुझे हैदराबाद भेज देते, हो सकता है वो मुझे कर्नाटक भेज देते। राज्यसभा में जाने के लिए प्रांत में से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आवाज, आपकी कार्यशैली, आपकी काबिलियत। और मैं आपके इस चैनल पर कहूंगा, मैं धन्यवादी हूं कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि वो दूसरे प्रांत से भी आवाज बनकर, मैं राजस्थान की आवाज भी उठाऊंगा, मैं कर्नाटक की भी उठाऊंगा, पर मैं मेरी रणभूमि हरियाणा की आवाज भी उठाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक आपके और पुराने परिचित हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए, पहचान जाएंगे आप। इंदिरा जी को बरुआ ने, आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उसी तरह भाई मेरा अजीज रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी को
उसी तरह की भाषा में उसकी भाटगिरी कर रहा है, परंतु ना तो इंदिरा इंडिया थी और ये भाई तो इसके तो डीएनए में मामा पक्ष का अंश ज्यादा है। मैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कहना चाहता हूं कि दीपेंद्र को राहुल गांधी के पीछे पीछे, हरियाणा में तो राहुल गांधी से ज्यादा टीआरपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इस देश की सच्चाई ये है, तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश ने प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। और ये जो ट्विटर प्रधान है और ये बयानबाजी में जो प्रधान है, देश से उनको सबको देख रहा है। अब मैं तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ही जवाब दे दूं। जी। देखिए पंडित जी हमारे बुजुर्ग हैं, ये वही पंडित जी हैं जब आप जींद बाई इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो ये ऊपर से कृष्ण मिड्ढा का करके आए, और मुझे लगता है अभी जो आपके कांग्रेस की जो मीटिंग हुई सब लोग इकट्ठा थे, तो जींद बाई इलेक्शन मुझे याद आ रहा है अभी, इसके पहले वही एक मौका था जिसमें कांग्रेस के सब लोग, तब तो कुलदीप बिश्नोई भी इधर ही हुआ करते थे, वो भी मौजूद थे, और यही रामविलास शर्मा हैं जो हुड्डा जी को कहा था कि आपका कांटा निकाल दिया। देखिए पंडित जी हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ा आजकल निराश हैं और मैं उनकी चर्चा है कि गवर्नर बनेंगे। नहीं, मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। 40 साल तो जूतियाँ रगड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए पंडित जी ने, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, बुजुर्ग हैं, मैं आदर करता हूँ। उसके बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। खट्टर साहब को ले आए मोदी जी और जेब से निकाल कर उन्हें बिठा दिया। पंडित जी के हसीन सपने धरे के धरे रह गए। तो इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन जो भाजपा पर निकलनी चाहिए वो गलती से अब कांग्रेस की तरफ निकल रही है। क्या करें, ना तो निगलते बनता ना उगलते बनता। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, काश वो कुछ ना कुछ बन जाएं, क्योंकि आज उनको जब मैं देखता हूँ उन लोगों के दरवाजे पर खड़े जो कभी कार्यकर्ता होते थे भाजपा के या कांग्रेस के ही अक्सर जो लोग थे जो भागकर भगोड़े अब वहाँ सत्ता प्राप्ति हैं और पंडित जी उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, तो भाजपा के लिए मुझे उनके सम्मान में अच्छा नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी शायद अब जो उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी का स्तुति गान किया है, प्लीज़ ये एक क्लिप उनको भिजवाइएगा, शायद उनको कोई अकोमोडेशन दें। एक मैं जब था तो फेसबुक पे भी मैंने लिखा कि भाई रणदीप सुरजेवाला जी का इंटरव्यू करना है, तो आपका भी कोई सवाल हो तो वो पूछिएगा। तो एक सज्जन ने मुझे डीएम किया, उन्होंने कहा कि रणदीप जी बड़े एक्टिव रहते हैं, इधर कोई खबर आई और उधर वो ट्विटर पे या फेसबुक सोशल मीडिया पे उन्होंने डाल दिया। उन्होंने कहा कि जब शशि जी रणदीप जी से मुलाकात हो तो उनको जरूर कहिएगा कि जब चुनाव लड़ेंगे तो भी ट्विटर पे ही वोट मांग लिया करेंगे, अगर लड़ाई ही ट्विटर पे लड़नी है तो फिर ज़मीन वाले उसका तो हिसाब किताब कुछ है नहीं। मैं मेरे मित्र की आलोचना को सकारात्मक तौर से लेता हूं और मैं समझता हूं कि उनकी ये इच्छा है कि और ज़्यादा गतिशीलता से ज़मीन पर मैं कार्य करूं। तो मैं आज आपके चैनल पर कहता हूं कि और ज़्यादा गतिशीलता से ज़मीन पर हम कार्य करेंगे। शायद मेरे उस मित्र ने पिछले 1.5 साल का हमारा काम देखा नहीं, देखा होता तो वो ये कहते कि मोदी जी जिनके नेतृत्व को 6.5 करोड़ और तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी कर्नाटक में पुकार लगाई उन्होंने जाकर, क्यों उनको लोगों ने नकारा? क्योंकि ज़मीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 5 लाख किलोमीटर का सफ़र कर पिछले 2 साल में हम सब ने मेहनत की। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर कर्नाटक में तो अब आप हरियाणा में ज्यादा दिखेंगे, कर्नाटक स्वाभाविक है, एक जिम्मेवारी पार्टी ने दी। देखिए कर्तव्य बोध, आपने भगवान श्री राम और हनुमान जी से बात की, शुरू की थी, मैं फिर याद दिलाऊंगा। भगवान श्री राम क्या हैं? कर्तव्य का बोध हैं। हनुमान जी क्या हैं? कर्तव्य के लिए स्वयं को मिटा देना है। हम तो उनके कण भी नहीं, अंश भी नहीं। पार्टी ने अगर मुझे एक जिम्मेवारी दी, एक सबसे चुनौतीपूर्ण प्रांत था जिसकी आपने चर्चा की, क्या ये सही नहीं मोदी जी ने अपनी अकेले फोटो लगाई,
उधर खड़गे साहब और राहुल जी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सिद्धारमैया जी थे, डीके शिव कुमार थे, और हमने ये साबित करके दिखाया कि कांग्रेस में वो दम है कि वो 138 सीट लाकर भाजपा को धराशाही कर सकती है, मोदी जी के नेतृत्व को धराशाही कर सकती है। ये जमीनी काम से हुआ, ट्विटर से नहीं हुआ। अरे सर, तो इसीलिए तो लोग कह रहे हैं ना कि हरियाणा में भी है 90, ले आइए 131, 121, 111, दो और सज्जन है। नहीं, 90 में से 67 आई थी पिछली बार 2005 में। मैं आपको आज कहता हूं, उसके बाद फिर 2000 भी आई, 2009 भी हुआ, 14 भी हुआ। हारे, हम दोबारा उसी टारगेट को पार करके दिखाएंगे। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला से सवाल करना चाहूंगा कि जींद उपचुनाव के दौरान यहाँ ऐसी ऐसी गलियों में वोट मांगने आए जहाँ पे कोई मतलब जाने में बेबस हो जाए। मैं रणदीप सिंह से ये बात पूछना चाहूंगा कि उपचुनाव के बाद आज तक हमने कभी रणदीप सुरजेवाला की गाड़ी ही नहीं देखी, तो रणदीप सुरजेवाला तो कड़े दिखे थे। एक और रिएक्शन है, वो भी सुनी लीजिए, समय अब जी। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सुरजेवाला जी, आप कैथल में खुद चुनाव के मैदान में उतरेंगे या अपने परिवार में से किसी को चुनाव के इस रण क्षेत्र में उतारेंगे? ठीक है, इसमें सिर्फ एक ऐड कर देता हूं। चंडू खाने में, पॉलिटिकल सर्कल में बड़ी चर्चा एक ये भी रहती है कि रणदीप सुरजेवाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में हो जाएगी दोस्ती, या अगर कुछ खटास है, हो सकता है ना भी हो, आप लोग दोनों में राम भरत, राम लक्ष्मण वाला ही संबंध हो, बाहर नहीं दिखता है सर। तो जो परसेप्शन, अब तो मैं सर आपके घर में, जब शत्रुता है ही नहीं तो दोस्ती। सर मैं तो आपके घर में जाता हूँ ना, उनके घर के अंदर जाता हूँ, जब आप लोग दोनों मिलते हैं उस मीटिंग में भी तो मुझे तो बुलाया नहीं था, जो बंद कमरे वाली, तो क्या हुआ नहीं हुआ, इसीलिए तो आपको तो वहां से अजीब अजीब खबरें मिल रही हैं जो सही नहीं। ना खबर तो आपके सर गुप्तचर फेल हैं। ना गुप्तचर तो सर मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकता सैद्धांतिक तौर पे। मैं सिर्फ ये की चर्चा ये रहती है कि रणदीप सुरजेवाला इस बार कैथल से अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, और हो सकता है अड़ोस पड़ोस की कुछ सीट्स कर लें, और फिर बाकी शैलजा जी, किरण चौधरी सब इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में एक अच्छी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती तो कहना ठीक नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब ये दो सवाल थे, ये मैंने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तीनों सवालों का मैं जवाब देता हूं। पहले आप ही के प्रश्न से मैंने आपको ये कहा, प्रतिस्पर्धा शत्रुता नहीं, हम सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब एक हैं। वो मैं हूं, शैलजा जी हों, किरण जी हों, हुड्डा साहब हों, और कांग्रेस का साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो। ना शत्रुता है ना दुश्मनी है, ये दोनों शब्द इस्तेमाल करना गलत है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के लिए विशेष तौर से तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये सादर अनुरोध करूंगा, प्रतिस्पर्धा शत्रुता नहीं है। हाँ, ठीक है, तो आप नंबर 2, हमारे लिए प्रतिस्पर्धा ही कांग्रेस बोलूंगा, सर्वोपरि है जी, और हम सब कांग्रेस के साथ काम करेंगे, नतीजा कुछ भी हो। दूसरी बात, जींद के अंदर जिम्मेवारी दी मिड्ढा साहब को। वो जो मेरे मित्र कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं, वो विचलित हैं, क्योंकि पेरिस बनाना था खट्टर साहब ने जींद को, उन्होंने पेरिस की बजाय उसको पाड़ कर फेंक दिया। अगर मैं हरियाणा की भाषा इसमें कहूं आपको, साधारण में, पेरिस को पाड़ कर फेंक दिया और आज तक जुड़ा नहीं। मैं तो लगातार जींद जाता हूं, जो लोगों की आवाज़ है वो उठाता हूं। मेरी कर्म भूमि पहले भी कैथल थी, आज भी कैथल है, कल भी कैथल रहेगी, परसों भी कैथल रहेगी। पर कैथल का मतलब ये नहीं है कि मैं मेवात, कालका, भिवानी, सिवानी, बाढ़ड़ा या फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत, झज्जर या फिर सिरसा, मैं उन इलाकों के बारे में चिंतित नहीं हूं। कांग्रेस तब सत्ता में आएगी जब हम एक गुलदस्ता समाजों का भी और इलाकों का भी बना पाएंगे। कोई अगर किसी, जैसे किरण जी अगर भिवानी में शक्तिशाली हैं, तो हम सबको मिलकर उन्हें और ताकत देनी है ताकि कांग्रेस ताकतवर हो जाए।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक में शक्तिशाली हैं, तो शायद हमें उस इलाके में उनको ताकत देनी है। इसी तरह से कांग्रेस का गुलदस्ता बनेगा, और जब कांग्रेस का गुलदस्ता बनेगा तो हम एक बेहतर हरियाणा का निर्माण कर पाएंगे। आपके सवालों में बहुत सारी मुझे नकारात्मक बातें लगी। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, अरे सर मैं गुस्ताखी नहीं मानेंगे तो ये कहूंगा। मैं ये कहता हूं, पत्रकार मित्र एक बेहतर हरियाणा के लिए विजन क्या है उसके बारे में अब अभी चर्चा नहीं होती। पत्रकार का काम फुटअव्वल, ये भी है, उसकी सिर्फ फुटअव्वल, पत्रकार सही का है, वो काम चलती ये भी रहेगी। है कि जो परसेप्शन है, आप मुझे सकारात्मक और नकारात्मक रूप में मत देखिए, आप तो मुझे आईने के तौर पे देखिए। बिल्कुल, जो समाज में परसेप्शन है वो आप मुझसे बेखौफ तरीके से मेरे अंदर वो आईने के तौर पे देख सकते हैं, और मेरी ड्यूटी है उस परसेप्शन को आप लोगों तक लेकर के आना, उस पर आपका जवाब, और आपका जवाब पब्लिक सुनेगी, वो तय करेगी। तो मेरा काम तो सिर्फ आईने का है। आईना ना तो सर सकारात्मक हो सकता है ना नकारात्मक हो सकता है। कोशिश ये रहती है कि आईने पे धूल पड़े तो उसको मैं साफ करता रहता हूं लोगों से बातचीत कर करके। एक आखिरी सवाल, आप लड़ेंगे कैथल से? मतलब आखिरी के पहले वाला उसका जवाब नहीं दिया आपने। आप लड़ेंगे या आपकी फैमिली से, आपके पोते या कोई और? कहा फैसला पार्टी करेगी, मेरी स्वयं की चुनाव लड़ने की इच्छा है। अच्छा, आप लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, कैथल हरियाणा मेरी कर्म भूमि है, मैं वहां से चुनाव क्यों ना लड़ूं। तो लेकिन अगर मान लीजिए वो कह दे कि आप राज्यसभा में हैं, इतना परंतु मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सिद्धारमैया जी ने कर्नाटक में ये बोल दिया कि वो एक अमुक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने फैसला कर दिया नहीं, आप वहां से नहीं, आप वरुणा से लड़ेंगे। उनको भी मानना पड़ा। आखिर में कांग्रेस पार्टी तय करेगी कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। मैं घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, ना मैं प्रभारी हूं, ना राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। पर मुझे यह विश्वास है कि मैं पार्टी से हाथ जोड़कर विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि मुझे अमुक विधानसभा यानी कैथल विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे मौका। अगर ये कहे कि आप राज्यसभा में हैं, टेन्योर भी अभी काफी बचा हुआ है, तो फिर किसी और को लड़ा दीजिए, तो फिर वो तो पार्टी तय करेगी। फिर तो फैसला तो पार्टी करेगी। पर मुझे आप बताओ, क्या राज्यसभा के लोग लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं सर, या वाइस वर्सा? लड़ते हैं। ठीक है, तो आप, मुझे ये विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझे मौका देगी, और अगर मुझे कहीं सिफारिश की जरूरत पड़ेगी तो मैं शशि जी की भी करवा दूंगा। ये सब जो आप कह रहे हैं ना, ये पब्लिक सुन रही है। मैं इंटेलिजेंट चाहे रहूं या ना रहूं, चाहे मैं एवरेज इंटेलिजेंस वाला हूं, पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है सर, तो वो सब समझ रही है। एक आखिरी सवाल, और आखिरी का मतलब आखिरी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लॉबी में ये एक परसेप्शन है कि पिछले चुनाव में ही हमारी सरकार बन गई होती अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, रणदीप जी कैथल इलाके में कह देंगे कि ये 12 सीट मुझे चाहिए, है ना, किरण जी उधर कह देंगे चरखी दादरी और ये, फिर उधर से शैलजा जी कह देंगी। उस खेमे में ये एक परसेप्शन है, बहुत लाउड परसेप्शन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में के पास जितनी सीटें आई उनमें अधिकांश लोग जीत गए। बाकी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ऐसा हुआ कि तोशाम से अकेले वो जीती, है ना। आप दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए, कुमारी शैलजा जी के इलाके में परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ। तो उनका कहना है कि अगर ये सारी ताकत दे दी जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो जो काम पिछले चुनाव में हो जाता वो शायद 2024 में विधानसभा चुनाव में हो जाए। एक रिएक्शन आपका लास्ट। देखिए, पहली बात तो मेरे को कभी हुड्डा साहब ने ये बात नहीं कही, तो इसलिए मैं जो बात हुड्डा साहब ने मुझे भी नहीं कही, मैंने कहा हुड्डा कैंप में ये एक बड़ा लाउड परसेप्शन है। मैं परसेप्शंस का जवाब नहीं देता, क्योंकि जब तक कोई कहे ना मैं क्यों जवाब दूं, टिप्पणियों के आधार पर या सोच के आधार पर। मैं एक बात कहता हूं, टिकट बांटने की जिम्मेवारी 2009 में, 2014 में, 2019 में हुड्डा साहब की थी। हमें कोई सुझाव देना था तो हमने कांग्रेस पार्टी को, उनको, हमारी टिकट वितरण समिति को दिया। टिकट वितरण का अधिकार व्यक्तियों को नहीं होता, टिकट वितरण का अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति को होता है। पर प्रदेश में ये जिम्मेवारी बतौर मुख्यमंत्री के 2 बार, 2009 और 14 में हुड्डा साहब के पास थी, 2005 के अंदर भजन लाल जी और मेरे पास थी।
पर हम भी सुझाव ही देते हैं। आखिर में केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती हाँ, लेकिन है। उस और सुझाव की बहुत 2021 में अहमियत भी है। हुड्डा साहब के पास थी। तो 2009, 14 और 19 में प्रदेश के स्तर पर यह जिम्मेवारी चौधरी हुड्डा साहब भूपेंद्र की सिंह हुड्डा के पास थी। हाँ, ये हमारे वही ना पास बात, नहीं। ये मतलब ठीक है। तो जो टिकट बटा, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब उनकी जवाबदेही थी। मतलब सर अकेले अकेले मैंने नहीं, इसीलिए कहा अकेले आखिर नहीं। में केंद्रीय चुनाव सजेशन, समिति निर्णय सजेशन, करेगी। मोहर तो वही लगनी है ना प्रदेश सर। से सुझाव देने की जिम्मेवारी उनकी हाँ, थी। मतलब सबसे ज्यादा जवाबदेही, जिम्मेदारी तो उनकी थी। तो मैं ना तो पीसीसी प्रेसिडेंट था ना सीएल की लीडर था। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष था 2005 में जी, जब भजन लाल जी और मैं थे, तब 67 सीट आई थी कांग्रेस की। उसके बाद पार्टी ने अभी तक मुझे वो जिम्मेवारी नहीं दी। जब देंगे तो आप मुझसे सवाल पूछिएगा। एक आखिरी, हालांकि ये तो आखिरी ही था, लेकिन क्या करूं, दिमाग में घुस जाती है बात। ये आपका संगठन बन जाएगा या जैसे चल रही है गाड़ी वैसे बिल्कुल चलता रहेगा? क्योंकि कई चुनाव तो बिना संगठन के भी लड़ी लिए ना आप लोग। 8-9 साल हो गए, पता नहीं, शायद आपको ज्यादा पता होगा। कांग्रेस का संगठन बनेगा, मजबूत संगठन बनेगा। हम कब तक? सब उस संगठन के हिस्सा कब तक? बनकर काम करेंगे। कब तक? और हम चुनाव जीतेंगे। कब तक? इसका निर्णय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी महासचिव करेंगे, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है बतौर कार्यकर्ता के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी बातचीत करने के लिए। मैं रूखा हो सकता हूँ, लेकिन मैं आईना हूँ। मैं नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं फिर आईना हूँ। और अपने आईने पे धूल लोगों से बात करके साफ करता रहता हूँ कि सामने वाले मेहमान को वो परसेप्शन दिख जाए। आईना चेहरा दिखाता है। अगर वो नेगेटिव है सर तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखेगा। मुझे विश्वास है कि आपके आईने में हरियाणा की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम कर पाए। बहुत कुछ इस आईने में सर आज बहुत कुछ दिख गया है। मैं भले ही औसत एवरेज बुद्धि वाला हूँ, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो बड़ा समझदार है। तो मुझे लगता है उस आईने में उसने बहुत कुछ देख लिया होगा। समय देने के लिए और इस आईने में तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।